नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हैं? आप एकदम स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने विटामिन की चर्चा की थी। तो कुछ विटामिन जैसे कि ए और सी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बच्चों विटामिन डी के बारे में बताएंगे, यानी विटामिन डी की चर्चा करेंगे। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है बच्चों जो हमारा शरीर खुद बनाता है। कैसे बनाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैंगनिक किरणों द्वारा हमारे त्वचा के नीचे, त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके द्वारा हमारा शरीर खुद विटामिन डी को बनाता है। तो विटामिन डी का नाम क्या है बच्चों? विटामिन डी का है नाम कैल्सीफेरोल भी इसे कहते हैं। जब हम विटामिन डी हमारे बॉडी में पाया जाता है या रहता है तो इसका काम क्या होता है? यानी कि हमारा इम्यून पावर, जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है, हमारा इम्यून पावर है, ये इसको मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। और ये दांतों की सड़न, जो हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, ये हमारे दांतों की सड़न को कम करता है। और जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब क्या होता है? तो जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें सूखा रोग हो जाता है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी मिलता ही है। यह दूध और अंडे की जर्दी में भी और अन्य खाद्य पदार्थों में भी विटामिन डी पाया जाता है। ये हो गया विटामिन डी के बारे में। अब हम चलते हैं विटामिन ई की ओर। विटामिन ए को हम टेकोफेरॉल्स भी कहते हैं बच्चों, और यह वसा में घुलनशील है। और विटामिन ई का क्या काम है बच्चों? विटामिन ई का हमारे शरीर में काम है इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। वह क्षमता जो हमें बीमारियों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हमारी जनन शक्ति, यानी कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन ई जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि किन किन खाद्य पदार्थों के खाने से हमें विटामिन ई की पूर्ति होती है? यह वनस्पति तेल, अनाज, बादाम और अंडा में पाया जाता है। इस तरह कई और विटामिन होते हैं बच्चों। तो हमने बहुत सारे विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और उनके स्रोत के बारे में पता लगा कि कहाँ से यह विटामिन हमें प्राप्त करना चाहिए। तो विटामिन के बाद हम कहाँ चलेंगे? हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब कौन कौन सा चीज़ बचा बच्चों? हमारे संतुलित आहार के 5 घटक हैं वो जो पूरे हो गए, लेकिन कुछ और हैं जो कि रुक्षांश और जल, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में थोड़ी बहुत पड़ती है। यानी कि रुक्षांश जो है बच्चों, रुक्षांश को हम आहारी रेशे या रुक्षांश भी कहते हैं। तो ये जो रुक्षांश है ये कहाँ मिलता है? ये जो रुक्षांश कहाँ मिलता है? ये रुक्षांश जो है ये फल और सब्जियों के छिलके में, जो हम फल सब्जी अपने रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके छिलके में विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? रुक्षांश। यानी कि फलों और सब्जियों के छिलके में विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे कहते हैं रुक्षांश। जब यह फल और सब्जी में पाया जाएगा तो यह क्या है? यह जंतु है नहीं, यह एक वनस्पति पदार्थ है। और इसका सेल वॉल क्या कहते हैं? जैसे कि किसी चीज़ का छिलका, बाहरी आवरण, यानी कि कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है बच्चों, यह सेलुलोज का बना हुआ होता है। और इसका काम क्या है? ये जो है रुक्षांश बच्चों, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसे पचाने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। और क्या काम है? यह हमारे आहार नली के भोजन के गतिक्रम में को बनाए रखता है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसकी आहार नली में जब हमारा भोजन जाता है तो उसकी गति को ये बनाए रखता है। और आहार नली को स्वच्छ रखता है। क्या रखता है? आहार नली स्वच्छ रखता है और यह कब्ज को रोकता है। इसलिए हमारे शरीर में यह बहुत ही आवश्यक है। और हमारा पेट हमेशा साफ रहता है। इसलिए हमें फलों और सब्जियों के छिलकों को कम से कम उतारना चाहिए। जब आवश्यकता नहीं हो तो उसे नहीं उतारना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं जल की ओर। बच्चों, संतुलित आहार का सबसे आखिरी घटक है वो क्या है? जल। तो जल भी हम रोज पीते हैं। पानी
कितना पीना चाहिए? हमें कम से कम रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में जब जल जाता है यानी कि जब पानी जाता है तो यह क्या करता है, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उस खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्वों को जल अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और जल का क्या काम है? हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थ को मूत्र या पसीने के रूप में वह बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। तो हमारे पानी पीकर तो हम जल की पूर्ति करते हैं, लेकिन जल पीते हैं, फिर हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि विभिन्न रूपों में भी हमारे शरीर को जल की पूर्ति होती है। एक एक्टिविटी करते हैं तो कभी कभी बच्चों आप देखे हैं कि जब हम टमाटर काटते हैं तो जहाँ काटते हैं वहाँ पूरा गीला हो जाता है, यानी कि वो भीग जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो टमाटर में जल था। यदि हम टमाटर को खाते हैं तो हमारे जल की कुछ ज़रूरत यानी आपूर्ति उस टमाटर के माध्यम से, जैसे टमाटर के माध्यम से या और कोई फल जिसमें कि जल पाया जाता है उससे भी हो सकते हैं। यानी जल प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं और यह हमारे भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसलिए यह भी हमारे संतुलित आहार का प्रमुख घटक है। हमने संतुलित आहार तो देख लिया कि किन किन आहारों में कौन कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। इसकी जानकारी तो हमने प्राप्त कर ली। तो संतुलित आहार का ये मतलब है बच्चों कि हमारे भोजन के सारे घटक, हमारे पोषक तत्व के सारे घटक हमारे भोजन में हो तो हमारे भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार का मतलब यह नहीं होता है कि हम महंगे महंगे चीज़ खाएं तभी हमारा आहार संतुलित होगा। हम कम खर्च करने के बाद भी हम संतुलित आहार खा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा ना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि कम खर्च में। विटामिन सी तो हमें आंवला में ही मिल जाता है, संतरे में, गाजर में, फल और सब्जियां में, दाल में, चावल में, दूध, दही, इन सभी को मिलाकर जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना संतुलित आहार कहलाता है ना। तो हमने तो संतुलित आहार खरीद लिया, लेकिन हमारे पकाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें से हमारा खाने का जो पोषक तत्व है वो कम से कम नष्ट हो। यानी कि खाने को आप अधिक पानी डालकर उबाल दीजिएगा और उस पानी को अगर फेंक देते हैं तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि व्यर्थ में चला जाता है। तो अगर हम उस भोज्य पदार्थ को खाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व नहीं मिलता है। कभी कभी हम फल सब्जी को छील लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा छील लेते हैं, या जिनकी आवश्यकता छीलने की नहीं हो उसे नहीं छीलना चाहिए, क्योंकि उसके छिलके में भी क्या भी पढ़ा ना हमने कि रुक्षांश, आहारी रेशे भी थे। इस हमारे पेट के लिए रुक्षांश या आहारी रेशे की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जिस फल और सब्जी को बिना छीले खा सकते हैं उसे नहीं छीलना चाहिए, है ना बच्चों। खाने को ओवर कुकिंग कर यानी कि खाने को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो इसमें से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। खाने की कभी ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। चावल और दाल को जब हम अत्यधिक बार धोते हैं, बार बार धोते हैं, तो बार बार धोने से उसके बहुत सारे पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। और विटामिन सी तो ऐसा है बच्चों, जब हम उसे ओवर हीट पे पकाते हैं तो उसकी मात्रा भोजन में बहुत कम बच जाती है। यानी कुल मिलाकर है कि हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन अच्छे खाने के अलावे हम वह खाना जो है एकदम से तरीके से पकाया हो, तभी हमारे भोजन में संतुलित आहार मिलेगा। यानी इन सब खानों को खाकर तो हम संतुलित आहार रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की जब हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो इसे कहते हैं अभावजन्य यानी कि डिफिशियंसी रोग। और जब ये डिफिशियंसी रोग हो जाएगा तो क्या होगा, ये इसमें बहुत सारी हमारी बीमारियां हो जाएगी। लेकिन इन डिफिशियंसी रोग यानी अभावजन्य रोग को फिर से हम पुनः जब वो पोषक तत्व हम अपने शरीर में लेने लगते हैं यानी कि खाने लगते हैं और तो फिर हम ठीक भी हो जाते हैं। तो हम ये पहले जानते हैं कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। बच्चों, हमने संतुलित आहार के बारे में जान लिया। हमने अब यह जानते हैं कि संतुलित आहार
में जो पोषक तत्व होते हैं, किसी खास पोषक तत्व की अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी होती है तो उससे कहते हैं अभावजन्य रोग। और अभावजन्य रोग से क्या क्या बीमारियां होती है, चलिए एक हम कहानी के माध्यम से आपको सुनाते हैं। एक क्लास में एक गीतिका नाम की लड़की थी। वह जो है अपना वजन कम करना चाहती थी और 3-4 महीने से खाने बहुत कम मात्रा में खाती थी। तो उसकी शिक्षिका जो है उसकी मम्मी को बुलाई और कहा कि इसके पढ़ने लिखने में बिल्कुल रुचि नहीं है, बहुत ही मन नहीं लगता है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों, गीतिका बेहोश होकर गिर गई और फिर उसका चेकअप हुआ तो गीतिका जो है कमज़ोर, अपना वजन कम करने के लिए अपने खाना को कम कर दी थी, इसलिए उसके खाने में पोषक तत्वों की कमी हो गई थी और उसे अभावजन्य रोग से ग्रसित हो गई। जब वह बीमार पड़ गई, अस्पताल गई, फिर से उसका इलाज हुआ और फिर वो ठीक हो गई। जब वह ठीक हो गई तब उसने संतुलित आहार के महत्व को जाना कि हमें संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। कमज़ोर हो गई, संतुलित आहार नहीं लेने के कारण गीतिका कमज़ोर हो गई थी। जब वह संतुलित आहार लेने लगी तो वह पुनः अपना विद्यालय वापस आ गई और उसे पढ़ने लिखने में मन लगने लगा। तो बच्चों ये तो था एक कहानी, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती है। और क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण हमारी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। लेकिन बच्चों जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की लंबे समय तक कमी रहती है तो हमारी वृद्धि तो पूरी तरह से रुक जाती है। क्या होती है, हमारी वृद्धि जो है, आप लोग को तो बढ़ना है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, हमारी वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं और हम बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। जब दुबले पतले कमज़ोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या होंगे, बीमार। तब हम क्या हो जाते हैं, बीमार। तो ये सारी बीमारियों को दूर करने का क्या उपाय है, पता है आपको? भोजन। हाँ, इन सारी बीमारियों को दूर करने का उपाय है संतुलित आहार। जब हमें किसी अभावजन्य रोग से हम जब ग्रसित हो जाते हैं बच्चों, तो जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो क्या होता है, अभावजन्य रोग खत्म हो जाता है और हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए हम कुछ विटामिन के नाम जानते हैं जिनकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग होता है। एक तालिका हम बना लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है बच्चों, रात में कम दिखाई पड़ता है और कभी कभी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये विटामिन ए की कमी जब हमारे भोजन में हो जाती है तो हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और जब विटामिन बी की कमी हो जाती है तब क्या होता है, विटामिन बी की कमी होने से बेरी हो जाता है, बेरी नामक बीमारी, और हमारी मांसपेशियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी हो जाती है। क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और हमारे मसूड़े से खून निकलने लगता है। और जो हमारे पास घाव है ना बच्चों, ये हमारे घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद क्या है बच्चों, आयोडीन। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हमें घेंघा नामक बीमारी होती है। देखते नहीं किसी किसी की गर्दन पे इतना फुलासा रहता है ना। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा होता है और गर्दन की ग्रंथियां जो होती है यहाँ फूल जाती है, फूल के लटक जाती है ना, कहीं कहीं देखे होंगे आप। और अंतिम है बेटा बच्चों लोहा, यानी कि आयरन। लोहा की कमी से क्या होता है, हमारे बॉडी में और रक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है और हमें एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाएगी जिससे कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने इस अध्याय जो है भोजन के घटक में भोजन के सारे घटकों, संतुलित आहार के सारे घटकों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली। और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे जो उसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हमने भोजन के घटक अध्याय को खत्म कर लिया, यानी कि समाप्त कर लिया। इसके पूरी तरह से हमने अध्ययन कर लिया। अब हम आपको कुछ गृह कार्य देते हैं जो आपको घर से करके लाना है।
तो सबसे 1 नंबर जो है, पहला नंबर गृह कार्य है वो क्या है, हमारे भोजन में जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आपको क्या लिखना है, हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है उसके नाम लिखना है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 4 ऐसे खाद्य पदार्थ को आपको नाम बताना है जिनमें से इन पोषक तत्व जो है, जिस खाद्य पदार्थ में ये सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि वसा कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, आहारी रेशे किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में पाया जाता है। नंबर तीसरा में है बच्चों सिर्फ खाली जगहों को भरो, यानी कि डैश किसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है और किसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, और हमारे भोजन में किस चीज़ का जब अभाव हो जाता है तो हमें रतौंधी हो जाती है। नंबर चौथा और आखिरी गृह कार्य है बच्चों कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में बताएं। उम्मीद है बच्चों आपने इस अध्याय का पूरी तरह से आनंद लिए होंगे और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम जो खाना खाते हैं यह क्यों आवश्यक है, यानी कि संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, और आप रोज़ अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में संतुलित आहार ही खाएंगे, बाज़ार का कुछ खरीद कर नहीं खाएंगे। और संतुलित आहार नहीं लेने से कितनी सारी बीमारियां हो जाती है ये भी आपको पता है, और आप नहीं चाहते होंगे कि हमें कोई बीमारी हो। बीमार होना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि बीमार होने से हम ना पढ़ पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। बीमार होना किसी को पसंद नहीं है, इसलिए हमें बीमार होने से बचना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें संतुलित आहार का रोज़ सेवन करना होगा, यानी कि मम्मी के हाथों का बनाया हुआ गर्मा गर्म संतुलित खाना, है ना, और वह भी अच्छी तरीके से पकाया हुआ, हाथ धोकर, है ना, और पानी भी पीना चाहिए। तो आपने इस अध्याय में बहुत आनंद लिया। चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं, लेकिन तब तक आप एकदम से खुश रहिए और गृह कार्य जो दिए हैं उसको बनाकर लाइए। तब तक के लिए नमस्कार।